Electrical Engineering Job Interview Series. Question 56. Difference between 4-point starter and 3-point starter. तो ये 3-point starter और 4-point starter डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर को सेफली हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए किया जाता है, और ये दोनों में डिफरेंस मेनली कनेक्शन ऑफ नो वोल्टेज कॉइल का होता है। हम कनेक्शन नो वोल्ट कॉइल एनवीसी को कैसे करते हैं, उसमें ही मेन डिफरेंस है। तो आइए इसके वन बाय वन 3-point स्टार्टर और 4-point स्टार्टर के बारे में डिफरेंस को स्टडी कर लेते हैं। 3-point स्टार्टर में 3 टर्मिनल होता है, लाइन, आर्मेचर और फील्ड का। 4-point स्टार्टर में 4 होता है, लाइन, आर्मेचर, फील्ड और न्यूट्रल। नो वोल्टेज कॉइल 3-point स्टार्टर में सीरीज कनेक्शन रहता है शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ, जबकि 4-point स्टार्टर में ये सेपरेटली अक्रॉस द सप्लाई टर्मिनल कनेक्ट होता है, एनबीसी। अगर नो वोल्टेज कॉइल का करंट कम हो जाए तो फील्ड का हैंडल को रिलीज कर सकता है, लेकिन एनबीसी 4-point स्टार्टर चूंकि डायरेक्टली अक्रॉस द सप्लाई कनेक्ट रहता है, फील्ड के सीरीज शंट फील्ड के सीरीज में नहीं रहता, तो ये हैंडल को रिलीज नहीं करेगा। फील्ड कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल करने का तरीका के लिए ये 3-point स्टार्टर नॉट सुटेबल है, 4-point स्टार्टर सुटेबल है। रिलायबिलिटी ड्यूरिंग स्पिन कंट्रोल हायर होता है 4-point का, लोअर 3-point का, और 3-point स्टार्टर सिंपलर होता है और सस्ता होता है, जबकि 4-point स्टार्टर कॉस्टलियर होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई use the VCB at high transmission system, why can't use ACB? हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB को हाई ट्रांसमिशन सिस्टम में हाई वोल्टेज में क्यों यूज करते हैं, ACB को क्यों नहीं यूज कर सकते? तो किसी भी ब्रेकर का मुख्य सिलेक्शन जो है या मुख्य काम उसकी आर्क क्वेंचिंग कैपेबिलिटी एट हाई वोल्टेज एंड हाई करंट है। क्योंकि जब कॉन्टैक्ट का सेपरेशन होता है, जब ब्रेकर सेपरेट होता है, ब्रेकर को ऑफ करते हैं इन नॉर्मल और इन एबनॉर्मल कंडीशन, तो अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एक आर्क का फॉर्मेशन होता है, और ब्रेकर का क्षमता होना चाहिए कि उस आर्क को एक्सटिंग्यूश करे एज अर्ली एज पॉसिबल और करंट कॉन्टैक्ट को सेपरेट करे। क्योंकि हम जानते हैं कि VCB के अंदर मेक एंड ब्रेक एक वैक्यूम इंटरप्टर बोतल के अंदर होता है, जिसके अंदर वैक्यूम होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, उसका 10⁻⁶ to 10⁻⁶ नेगेटिव प्रेशर होता है। तो नेगेटिव प्रेशर होने से उसकी डाइलेक्ट्रिक क्षमता एयर के मुकाबले बहुत अधिक होती है। दूसरा है कि आर्क जो ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट सेपरेशन फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, और यह आर्क जो होता है मेटल वेपर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट सेपरेशन होता है, और जैसे ही नेचुरल करंट जीरो आता है, मतलब कि हर 10 मिलीसेकंड के बाद, तो आर्क को एक्सटिंग्यूश कर देता है ये VCB, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को वापस पहले जैसा रिकवर कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम होता है। ये स्मॉलर कॉन्टैक्ट गैप चाहिए बिटवीन फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, और इंटरप्शन कैपेसिटी ज्यादा होता है। मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्यूम बोतल के अंदर क्या मेंटेनेंस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और वैक्यूम के अंदर मेक एंड ब्रेक होता है तो फायर का भी यार्ड नहीं रहता है। इसलिए VCB जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम वाइडली बहुत ही फ्री माइंड से 3.3 केवी में, 6.6 केवी में, 11 केवी में, 22 केवी, 33 केवी सिस्टम्स में हम यूज करते हैं, और ACB में इसलिए नहीं करते कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का कम होता है इन रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, और मेंटेनेंस फ्री ऑलमोस्ट होता है। क्वेश्चन 58 हम लोग करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्ज अरेस्टर एंड लाइटनिंग अरेस्टर? सर्ज अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर इतना मिक्सिंग टर्म है कि अक्सर हम लोग सर्ज अरेस्टर की जगह लाइटनिंग अरेस्टर की जगह सर्ज अरेस्टर बोलते हैं। तो एक डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस, आइए हम इसको स्टडी करते हैं।
लाइटनिंग अरेस्टर को जो है, लाइटनिंग अरेस्टर हमारा इक्विपमेंट को मेनली लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस, अगर लाइटनिंग के समय में 10 से 12 लाख वोल्टेज फॉर्म होता है और वो करंट डिस्चार्ज होता है थ्रू अर्थ, तो उस ओवर वोल्टेज को बचाने के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। सर्ज अरेस्टर ऑल काइंड ऑफ सर्जेज, वेदर इट इज स्विचिंग सर्जेज या अदर भी सर्जेज, कोई भी लाइटनिंग सर्जेज, उसके लिए हम सर्ज अरेस्टर का उपयोग करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन जनरली हम ट्रांसमिशन लाइन में या स्विच यार्ड में जब पावर इंटर करता है तो इनिशियली में करते हैं, या जो से फीडर निकलता है उसके आउटगोइंग में करते हैं जनरल। और जबकि सर्ज अरेस्टर का प्रयोग हम पैनल के अंदर करते हैं, मोटर पैनल, जनरेटर पैनल या केबल के एंड में जहाँ पे केबल कनेक्ट करते हैं पैनल से, उसके जस्ट पहले करते हैं। आजकल आजकल सर्ज अरेस्टर मॉडर्न टर्म बोला जाता है उसको। जनरली लाइटनिंग अरेस्टर जो है गैप वाला रहता है, जबकि ये सर्ज अरेस्टर गैपलेस रहता है, उसके अंदर जिंक ऑक्साइड भरा रहता है। नॉर्मल वोल्टेज के अंदर कोई भी सर्ज अरेस्टर एज इंसुलेटर काम करता है, लेकिन जैसे ही उसके रेटेड वोल्टेज के ऊपर वो अधिक वोल्टेज फेस करता है तो वो कंडक्टिव हो जाता है और एक पाथ जो है ग्राउंड की ओर डाइवर्ट करता है सर्ज करंट को, मतलब हाई वोल्टेज को ग्राउंड की तरफ कर देगा, इक्विपमेंट के पास नहीं जाने देगा। और सर्ज खत्म होने पे वापस उसी कंडीशन में, अगर बहुत भयानक सर्जेज ना हो जो कि उसको भी डैमेज कर, तो वापस फिर इंसुलेटिंग कंडीशन को अचीव करता है। क्वेश्चन 58, व्हाई सिंक्रोनस जनरेटर्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंक्रोनस जनरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि सिंक्रोनस जनरेटर या जिसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, एसी पावर जो बनाता है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी और फिक्स वोल्टेज का होता है, और हायर पावर रेटिंग भी बहुत हाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी होता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड सिंक्रोनस जनरेटर जो है, अल्टरनेटर्स का प्रयोग हम पावर बनाने के लिए करते हैं। इसके मुख्य कारण यह है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेशन है, जैसा कि हम जानते हैं F इक्वल टू Pn/120। तो अगर हम टरबाइन का स्पीड को n को फिक्स रखेंगे तो हमें कांस्टेंट वोल्ट फ्रीक्वेंसी उस अल्टरनेटर से जनरेट होगा, जो भी पावर जनरेट होगा। इसके द्वारा हम वोल्टेज को कम बेशी ज्यादा आराम से कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। जब हम एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा, और डिक्रीज करेंगे एक्साइटेशन को, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रिड वोल्टेज से सिंक्रोनाइजेशन के टाइम में मैच कराने में ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को फिक्स करने में, ग्रिड के फ्रीक्वेंसी के बराबर करने में ये बहुत ही आराम से होता है। हायर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 95 to 99% होती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बल्क पावर जनरेशन में जितने भी हैं इसको यूज होते हैं। लार्ज पावर प्लांट्स जहाँ पे एक जनरेटर 500 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1000 मेगावाट का है, वहां पे ये यूज होता है अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर। इसकी एक और खासियत है कि ओवर एक्साइटेशन केस में ये रिएक्टिव पावर ग्रिड को देता है, अंडर एक्साइटेशन केस में रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत ही खास इसे चुनौती है। पैरेलल ऑपरेशन के लिए इजी है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को हम आराम से ग्रिड के बराबर करके मैच करा के इजी पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। इंडक्शन जनरेटर नहीं यूज होता है लार्ज पावर प्लांट्स में, क्योंकि ये इसको चलाने के लिए हमको रिएक्टिव पावर चाहिए। ये रिएक्टिव पावर ग्रिड से अब्जॉर्ब करेगा, या हम कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा, वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है। और बहुत अच्छा वोल्टेज कंट्रोल नहीं होता इंडक्शन जनरेटर में और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने में। इसलिए हम बड़े पावर प्लांट में इंडक्शन का जनरेटर का यूज नहीं करते। सिंक्रोनस जनरेटर और एक सिंक्रोनस जनरेटर में क्या अंतर है? क्वेश्चन 59 सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर। एक सिंक्रोनस जनरेटर को हम इंडक्शन जनरेटर कहते हैं। जनरली उनका रोटर का स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और एक्साइटेशन कैसे हम लेते हैं, इस पे ही दोनों का डिफरेंस है। रोटर का स्पीड सिंक्रोनस जनरेटर में सिंक्रोनस स्पीड होता है, स्लिप 0 होता है, जबकि एसिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर तभी काम जनरेटिंग मोड में आएगा जब उसका स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हुआ, इसलिए इसमें नेगेटिव स्लिप होता है। एक सेपरेट डीसी एक्साइटेशन चाहिए
या परमानेंट मैग्नेट चाहिए एक्साइटेशन के लिए, सिंक्रोनस जेनरेटर में रोटर के फील्ड को देने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए इंडक्शन जनरेटर में। रिएक्टिव पावर बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि जनरेटर ऑब्जॉर्ब दोनों कर सकता है। ये रिएक्टिव पावर ग्रिड से लेता है या हम कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर से लेगा। वोल्टेज कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हम एक्साइटेशन करंट को कम ज्यादा करके हम वोल्टेज को अल्टरनेटर वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इसमें बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल प्रिसाइज और इंडिपेंडेंट होता है। फ्रिक्वेंसी कंट्रोल अपने हाथ में नहीं होता, ग्रिड के फ्रिक्वेंसी पे ही जनरली चलता है। एफिशिएंसी हायर फॉर लार्ज रेटिंग्स, इसका एफिशिएंसी हाई होता है इंडक्शन जनरेटर्स के मुकाबले में सिंक्रोनस जनरेटर का। ग्रिड के साथ आराम से सिंक्रोनाइज होता है और इसमें ग्रिड के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ग्रिड से ही इसको रिएक्टिव पावर लेना है। और थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है सिंक्रोनस जनरेटर। और विंड में जनरली हम इंडक्शन जनरेटर का यूज करते हैं। तो इस तरह से सिंक्रोनस जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट डीसी एक्साइटेशन से अचीव करते हैं। रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाया जाता है। फ्रीक्वेंसीज फिक्स होता है, लार्ज पावर प्लांट में यूज होता। इंडक्शन जनरेटर तभी काम करेगा जब वो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर हो। मैग्नेटाइजिंग करंट ग्रिड से लेगा या कैपेसिटर बैठाना पड़ेगा। वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता, विंड टरबाइन में यूज होता है। Why इंडक्शन जनरेटर्स आर यूज्ड इन विंड मिल्स? इंडक्शन जनरेटर का प्रयोग विंड मिल्स में हम क्यों करते हैं? तो इसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि विंड का स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, वो समय के साथ, सीजन के साथ चेंज होते रहता है। तो इस तरह से इंडक्शन जनरेटर का भी स्पीड चेंज होता रहता है। तो जहाँ पे इस तरह का कंडीशन हो वहां पे हम इंडक्शन जनरेटर का यूज करते हैं। तो ये स्पीड वेरिएशन को टॉलरेट कर सकता है। दूसरा है ये रिमोट लोकेशन में यूज होता है और इसलिए इसमें मेंटेनेंस का झंझट नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें हम एक्साइटेशन सिस्टम, इसलिए इसको हम विंड टरबाइन के साथ यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है क्योंकि डीसी एक्साइटेशन सिस्टम नहीं होता है। ये रिएक्टिव पावर ग्रिड से ही लेता है या कैपेसिटर से लेता है। स्लिप रिंग नहीं होता, ब्रशेज नहीं होते, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट होता है इसका। ये सस्ता होता है सिंक्रोनस जनरेटर के मुकाबले में। ग्रिड के साथ कनेक्ट करना इजी होता है। और इनहेरेंट ओवरलोड, अगर सड़क अचानक हवा चले तो उसको वो इनहेरेंटली उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरह से इंडक्शन जनरेटर का प्रयोग हम विंड मिल में करते हैं। थैंक यू।